अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं वली रईस एंटरटेनमेंट की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, ये हफ्ता बल्कि ये साल, ये महीना हमारे लिए बहुत ही ये समझ लो कि बहुत से अलमिये साथ लेकर आया है। 2 अक्टूबर के दिन हमारे पाकिस्तान क्या, हिंदुस्तान क्या, बल्कि हमारी जहाँ उर्दू बोलने वाले, समझने वाले लोग हैं, उनके लिए बहुत दुख का मकाम है। हमारे जो एक बहुत ही लीजेंड, जिसको सही मानों में हम लीजेंड कह सकते हैं, जिसको हम सही मानों में कॉमेडी का बादशाह कह सकते हैं, वो हमसे रुखसत होकर अपने खालिक हकीकी के साथ जाके मिल गए। हमें अफसरदा छोड़कर अपनी बहुत सी यादें, बहुत सी बातें, बहुत से परस्तार, बहुत से ऐसे लोग जिनकी वो किफ़ालत भी करता था, जिनकी वो देखभाल भी करता था, उन सब को और हम जैसे अकीर से फ़नकार वाले लोगों को भी दुखी कर गया। नाज़रीन, उमर शरीफ वो फ़नकार था जिसने स्टेज को एक नई पहचान दी। एक वक्त था जब हमारे फ़न की इब्तिदा स्टेज से ही हुई थी, लेकिन स्टेज बिल्कुल गायब हो गया था। लाहौर का स्टेज और कराची का स्टेज तकरीबन तब्दील हो गया था। अब वो ऑडियंस नहीं थे, लेकिन उमर शरीफ के आने के बाद उमर शरीफ ने स्टेज को उस मकाम तक पहुंचाया जहां हमारी फिल्म इंडस्ट्री भी नहीं पहुंच सकती थी। उमर शरीफ उन घरों में देखा जाने लगा जहां पे लोग पाकिस्तान से ही नफ़रत करते थे, पाकिस्तानी फ़नकार तो क्या, लेकिन वहां पे भी उमर शरीफ की कैसेटें लोग देखने लगे और सुनने लगे थे। वीडियो के साथ साथ एक दौर ऐसा भी आया कि ईगल कंपनी की तरफ से उमर शरीफ के ऑडियो कैसेटों का भी बड़ा दौर था, और हर साल उमर शरीफ ऑडियो कैसेटें भी निकालते थे जिसमें बहुत अच्छे वो खाके बनाते थे। उनके साथ कभी ज़ेबा शहनाज, कभी दूसरी लड़की साथ देती थी। तो वो ऑडियो कैसेटें भी इतनी पॉपुलर हुई कि हर शादी ब्याह के प्रोग्राम में लड़के जो न्यू टैलेंट थे वो उन पर ओवरलैप किया करते थे। अब वो ऑडियो चलती थी तो ये उस पर एक्टिंग करते थे। वो ऑडियो कैसेटें भी इतनी हिट होने लगी। ऑडियो कैसेट के साथ साथ जब वो वीडियो कैसेटें, ऑडियो कैसेटें, तो उमर शरीफ इतने पॉपुलर हो गए। उसके बाद फिर उमर शरीफ ने मिस्टर चार्ली और दूसरी फिल्में बनानी शुरू कर दी लगातार। फिर इसके साथ साथ लाहौर के डायरेक्टरों ने भी इसे सुल्तान राई और रदीम के साथ मल्टी कास्ट फिल्मों में कास्ट किया। वहाँ पे भी उमर शरीफ का पल्ला भारी रहा। नाज़रीन, उमर शरीफ 19 अप्रैल 1955 को लियाकताबाद के एक गरीब घराने में पैदा हुए थे। 5 साल के उम्र में ही उसके वालिद साहब वफ़ात पा गए थे। उमर शरीफ को बचपन से शुरू से ही फिल्में देखने का या फ़नकारी का बड़ा शौक़ था। साथ साथ वो म्यूज़िक डायरेक्शन भी देते थे। हॉलीवुड के एक बहुत ही बड़े अदाकार थे उमर शरीफ। उसकी फिल्में पाकिस्तान में आने लगी तो उमर, जिसका नाम पहले मोहम्मद उमर था, उसने उमर शरीफ से मुतासिर होकर अपने नाम के साथ शरीफ लगा दिया। उसने अपना नाम उमर शरीफ रखा। सबसे पहले शुरुआत उन्होंने शादी ब्याह के फंक्शनों में एज ए कॉमेडियन, एज ए सिंगर और एज ए म्यूज़िक कंपोज़र के अपनी कारकर्दगी दिखाई। वहाँ से चलते चलते जब उसकी शोहरत और ज़रा आगे गई तो उन्होंने आदम जी आल वगैरह में जाके मोइन अख्तर के साथ छोटे छोटे करैक्टर किए। साथ साथ उन्होंने अपनी जो कोशिश है वो पीटीवी से भी लगाए। पीटीवी कराची से एक मशहूर प्रोग्राम था 50-50, उसमें भी छोटे मोटे करैक्टर करता रहा। लेकिन इन छोटे मोटे करैक्टरों में भी वो अपनी पहचान करता गया। वो अपनी हैसियत मनवा रहा था कि मैं भी एक फ़नकार हूँ, मुझ में भी सलाहियत है। ये 1986-87 की बात है कि हमने भी बलोची में टेली फिल्में और शॉर्ट मूवीज़ और खाके वगैरह वीडियो पे बनाने लगे। तो जिस दौरान हम रेम्बो सेंटर जाते थे, उस वक्त सिर्फ इंडियन फिल्में या पाकिस्तानी कुछ फिल्में वहाँ पे बिकती थी, इनकी वीडियो कैसेट।
रेम्बो सेंटर अभी स्टार्ट ही हो रहा था, तो उसी दौरान हमारी एक कैसेट है कंदक नलूटी के नाम से हमने बनाई, मसलन असना मनाए, तो हमने वो शारजा वीडियो से रिलीज़ की। शारजा वीडियो एक छोटी सी दुकान थी, उस वक्त बाकायदा रिलीजिंग का चक्कर नहीं था रेम्बो सेंटर में, तो वहाँ पे एक इत्तेफाक की बात है कि मुझे तो वो कहते हैं कि मुँह का जायका बदलने के लिए या रूटीन की फिल्में देखने से मैं बोर हो गया था, तो मैंने वहाँ उसे एक कैसेट ली, उमर शरीफ के प्ले की, किसको कह रहे हो। वो उमर शरीफ उस वक्त जब स्टेज ड्रामे करते थे तो वो टीवी से मुतासर होकर टीवी के जो पॉपुलर प्रोग्राम थे तो उनके साथ अपनी चीज़ें लगा के उस किस्म के ड्रामे बनाते थे। जैसे पीटीवी लाहौर का एक ड्रामा था जिसमें आबिद कश्मीरी बार बार कहता है भी कि किसको कह रहे हो, किसको कह रहे हो। वो किसको कह रहे हो उसका तकिया कलाम इतना मशहूर हो गया कि उमर शरीफ ने अपने ड्रामे का नाम किसको कह रहे हो रख दिया। इसी तरह अनवर मकसूद का एक ड्रामा यस्सर नो सर, तो उसी के मुनासिबत से एक स्टेज ड्रामा बनाया गया यस्सर ईद नो सर ईद। ये दो स्टेज जब रेम्बो सेंटर में लोग देखने लगे और शारजा वीडियो बार बार उनको चलाने लगा, तो इस तरह करके लोगों का ध्यान थोड़ा सा स्टेज ड्रामों की तरफ आना शुरू हो गया। ये दो ड्रामे, इत्तेफाक की बात है कि उस दौरान अचानक इंडियन फिल्मों पे पाबंदी बिल्कुल लग गई। अब पाकिस्तानी फिल्में की अच्छी प्रिंट में नहीं होते थे, लोग कम पाकिस्तानी फिल्में देखते थे, VHS की बात कर रहा हूँ, वीडियो कैसेट की। तो जब लोगों को देखने को कुछ नहीं मिला तो उन्होंने स्टेज ड्रामा देखा, और जब ये स्टेज ड्रामा देखा किसको कह रहे हो, तो वो खुद महसूस हो गए कि ये क्या चीज़ है। उसमें उमर शरीफ ने ऐसी चीज़ें, ऐसे पत्ते, ऐसे डायलॉग बोले कि लोग उसको देख के लोटपोट होने लगे। इसी तरह आस्ते आस्ते ये ड्रामा हिट हो गया, फिर दूसरे ड्रामे, फिर तीसरे ड्रामे, फिर एक वक्त ऐसा आया कि रेम्बो सेंटर से बाकायदा इंडियन फिल्मों से ज़्यादा उमर शरीफ के ड्रामों की मांग बढ़ गई। उसके बाद बुड्ढा घर पे है, बकरा किस्तों पे, और बेशुमार ड्रामे उमर शरीफ के आने लगे। उमर शरीफ के ड्रामों की इतनी मांग बढ़ गई कि लोग यहाँ से जब भी जाते थे बैरून मुल्क तो अपने साथ ये स्टेज ड्रामे साथ लेकर जाते थे। अब साथ साथ उमर शरीफ के अंदर चूँकि सारी सलाहियतें थी फ़न अदाकारी की, वो गुलकार भी अच्छे थे। अच्छा, वो ख़ुद कहते हैं, बल्कि हकीकत है कि वो अदाकार मनवर ज़रीफ़ से बहुत ज़्यादा मुतासिर थे। उमर शरीफ ये समझ लो कि ज़्यादातर मनवर ज़रीफ़ को ही केश करते थे। इसके बाद फिर बहुत से ऐसे आर्टिस्ट आए जो मनवर ज़रीफ़ को कॉपी करते थे, लेकिन उमर शरीफ ने चूँकि बाकायदा मोइन अख्तर से भी उस्ताद शागिर्दी ली, उससे भी बहुत कुछ लिया, तो वो एक उमर शरीफ एक नई चीज़ बन के आ गए। तो पूरी दुनिया में उमर शरीफ के ड्रामे, उमर शरीफ के स्टेज ड्रामे, और उमर शरीफ जहाँ जाते थे किसी भी प्रोग्राम में तो वहाँ पे किसी की दाली नहीं गलती थी। आज भी इंडिया में कपिल शर्मा शो या गोविंदा या अमिताभ बच्चन या अक्षय कुमार, वो बाकायदा खुद कहते हैं अपने मुंह से कि वो उमर शरीफ की ही कॉपी करते हैं। और उमर शरीफ वो आर्टिस्ट है जो हमारी पहचान, हमारी शान और हमारी लाज है। उमर शरीफ के इंतकाल की खबर जब 2 अक्टूबर को टीवी से या मुख्तलिफ ज़राए से मंजर आम पे आई कि या अल्लाह ये क्या हो गया। जर्मनी में वो इलाज के लिए गए थे, वहाँ पे उनका इंतकाल हुआ। उसके बाद फिर उसकी मैयत के लिए, क्योंकि उसकी आखिरी ख्वाहिश थी कि मुझे अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में दफन किया जाए। बुध 6 अक्टूबर 2021 को उसकी नमाज जनाजा उसी के नाम से मंसूब उमर शरीफ पार्क में अदा की गई। उस जनाजे में पाकिस्तान के कोने कोने से फ़नकार, सियासतदान, समाजी कारकुन, ईदी एम्बुलेंस, चीपा एम्बुलेंस, जितने भी सैलानी एम्बुलेंस, वहाँ पे कराची में जितने भी समाजी जो इदारे हैं, जो सियासतदान हैं, वफाक की तरफ से, सिंध की तरफ से, गवर्नर सिंध, तमाम लोग उसके जनाजे में शरीक हुए। और पूरा ये सब लोग कराची उमंड आया था उसके जनाजे में। उसके बाद फिर उसको अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में वहाँ पे सुपुर्द खाक किया गया। वहाँ पे लोगों ने उसके लिए दुआएं की, और हम भी दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उसको गरी के रहमत करे, उसको जन्नत में आला मकाम दे। लेकिन उमर शरीफ वो फ़नकार था जिन्होंने
बहुत से लोगों को जीने का रास्ता दिखाया, बहुत से लोगों के लिए रिज़्क़ का बहाना बने। उमर शरीफ, हम तुम्हें नहीं भूले हैं। उमर शरीफ, आज भी तुम्हारी यादें हैं, आज भी तुम्हारी बातें हमें याद हैं और हमें यकीन है कि ता क़यामत उमर शरीफ ज़िंदा रहेगा। और उन्होंने अम्मा हॉस्पिटल के नाम से एक हॉस्पिटल बनाई। इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि सिंध गवर्नमेंट या वफाक उसको पाए तकमील तक पहुंचाएंगे ताकि उमर शरीफ की ये ख्वाहिश भी पूरी हो सके। हम अपने रईस एंटरटेनमेंट की तरफ से इसके तमाम लवाकिन से ताज़ियत करते हैं और हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला उमर शरीफ को जवार रहमत में जगह दे। उसके साथ ही वली रईस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।